ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो वाइब्रेशन का यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे। इस लेक्चर पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम्स के बारे में। मतलब अब जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो जो इक्विवेलेंट का आपका टॉपिक जो है ना, इक्विवेलेंट सिस्टम का, उसमें काफी है। उसमें स्प्रिंग के लिए है, शाफ्ट का अगर अलग अलग डायामीटर है उसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, उसको कैसे सिस्टम को कैलकुलेशन करते हैं। शाफ्ट के आ गए तो उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अब वही 2-3 लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सिस्टम में हम पहले पढ़ेंगे अगर किसी शाफ्ट के अलग अलग डायामीटर हैं, ठीक है, डिफरेंट डाया है, इन दैट केस में शाफ्ट की ओवरऑल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। नाउ इट्स ऑल राइट। शाफ्ट ऑफ डिफरेंट डाया, जैसे कि एग्जांपल एक शाफ्ट है, दोनों तरफ फॉर एग्जांपल एक तरफ फिक्स है या दोनों तरफ कुछ डिस्क लगा हुआ है। इससे पहले एक टॉर्सनल वाले में हम देखे थे, शाफ्ट है उसमें एक डिस्क लगा हुआ है, फिर जब ट्विस्ट करते हो तो उसके कारण जो सिस्टम में वाइब्रेशन बनता है तो उसकी वाइब्रेशन का कितनी फ्रीक्वेंसी क्या निकलती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो हम कैलकुलेट करके बताए थे, ठीक है। इन दैट के सेम अगर किसी शाफ्ट का अलग अलग ऐसा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया हो अलग अलग लेंथ पे, तो इन दैट केस आपका सबसे पहले तो आप ओवरऑल लेंथ निकालोगे शाफ्ट का। भाई आपके शाफ्ट का ओवरऑल लेंथ कितना है, फिर आप लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ की वैल्यू पुट करके आप अपना डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे और फिर फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है। तो इन दैट केस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे क्या, देखो ये शाफ्ट है, इसका है ये D1 डाया, लेंथ L1, D2 लेंथ L2, D3 लेंथ L3, ठीक है। इसको आप जब थोड़ा ट्विस्ट करोगे तो ये ट्विस्टिंग एंगल हर एक है। जो L1 वाला शाफ्ट है इसके भी ट्विस्टिंग एंगल θ1 हो जाएगा, इसकी ट्विस्टिंग θ2 हो जाएगा, L3 के ट्विस्टिंग θ3 हो जाएगा। और हर एक का L1 L2 जो लेंथ ऑफ शाफ्ट है इस सबका कुछ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, क्योंकि शाफ्ट रोटेट कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इसका जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर डायमीटर दिस D1 D2 और D3 के लिए, ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंडेंस ऑन द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देयरफॉर we have to solve and calculate। तो D1 D2 हो गया आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट ऑफ लेंथ L1 L2 L3 का, θ1 θ2 θ3 हो गया। जो शाफ्ट आपके हैं L1 L2 L3 के जब ट्विस्ट होंगे तो उनके एंगल J1 J2 J3 हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड θ इज द टोटल ट्विस्ट। देयरफॉर आपका जो टोटल ट्विस्ट होगा वो कितना होगा, θ इज इक्वल टू इक्विवेलेंट θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, जितने आपके अलग अलग क्रॉस सेक्शन के शाफ्ट लगे हैं उनका। देयरफॉर आपको सोम का एक फॉर्मूला याद होगा टॉर्सनल वाले का, जब कोई शाफ्ट को ट्विस्ट करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव किए थे सोम में, याद आया। तो T/J इज इक्वल टू θ/L, T/J, दिस इज टॉर्सनल स्ट्रेस, दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी इज द क्या बोलते हैं इसको, क्या था यार, ये ध्यान से उतर गया मेरे। Here, C is the yes. It's rigidity of that material. Theta is the angling twist, L is the length of that shaft. Okay. Therefore, तो इसके लिए हम क्या, थीटा को एक तरफ करो, बाकी सारे टर्म्स को इधर कर दो, तो TL/CJ हो जाएगा थीटा की वैल्यू। θ1 के लिए TL1/CJ1 हो जाएगा। ऐसे ही ओवरऑल जितने हैं उनको लिख लो। जो कॉमन है इसमें, कॉमन क्या क्या है, TC सब कॉमन कट गया, बटा L/J, L1/J1 प्लस L2/J2 प्लस L3/J3। सिंपल है यार, ठीक है। अब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी शाफ्ट ऑफ डाया D है, उन केस में पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको याद होगा, याद है तो ठीक, क्योंकि इस यूनिट के लगभग कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कि सोम को काफी रिलेट करते हैं, ठीक है। सोम को इसलिए रिलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट दे दी, बीम दे दिया, फिर आपको पता है उसका इनर्शिया कितना है, उसका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। तो इन एनी शाफ्ट, कोई भी सर्कुलर शाफ्ट हो जिसका डाया D हो, इन दैट केस उसका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, π/32 और उसका D का पावर 4। तो सिमिलरली जो डाया L1 वाला जो शाफ्ट है उसका डाया D1 है, इसके लिए π/32 इंटू D2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस एज्यूम्ड, अब कैलकुलेशन के लिए, अब देखो ये सब अलग अलग D1 D2 D3 अलग अलग, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, किसी एक शाफ्ट, जो 3 शाफ्ट इसमें D1 D2 D3, किसी एक शाफ्ट को हम D1 के इक्वल कर देंगे। दैट मीन्स let us assumed D is equal to D1 for calculation purpose, ठीक है। therefore आप D1 को D लिख दो या फिर D को D1 लिख दो, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। therefore
नीचे वाला टर्म कैंसिल होगा, तो यार एल को एक तरफ रखो, सारे टर्म्स को उधर कर दो, तो इसमें से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा L1, जो फाइनल इक्वेशन आएगा आपका L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, आप उसमें D1 लिखिए तो D1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। D1 मल्टीप्लाई मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा करना है, ऐसे आप इसको D1 लिए, D इज इक्वल टू D1, इसको D1 लिए, तो ये π/2 सबसे पहले भूल जाओ, सबसे कट गया, ठीक है। अब ये D1 को D1 पावर 4 को इधर भेजो, तो D1 पावर 4 कट गया, बचा L1, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा D1 पावर 4, तो L2 ये बाहर हो गया, और D1 अपॉन D2 का 4, D1 अपॉन D3 का 4, ऐसा हो गया L3, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा किसी भी अलग अलग क्रॉस सेक्शन के शाफ्ट्स हैं तो उसका सबसे पहले लेंथ कैसे निकालेंगे, ओवरऑल लेंथ ऑफ द शाफ्ट वो हम इस तरीके से निकालेंगे, क्लियर। बस इतना ही था। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सिस्टम जो है हमारा है इक्विवेलेंट सिस्टम फॉर मासेस ऑफ स्प्रिंग। कोई नॉर्मल ऐसे पहले आप देखोगे, बट यहाँ पे हम देखेंगे कुछ नए तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।